हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो इसी प्रकार खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम चर्चा कर रहे थे चौहान वंश के बारे में। अजमेर के जो चौहान वंश है उसके बारे में हमने कहे चर्चा की थी, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो सर्वप्रथम हमने देखा था कि चौहान वंश परंपरा को बढ़ाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन सा था? वासुदेव। चौहान वंश परंपरा को बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन सा था? वासुदेव है, जिन्हें आदि पुरुष की संज्ञा दी गई थी। जिसे क्या कहा जाता था? आदि पुरुष की संज्ञा दी गई थी। इनके द्वारा सांबर व उसके आसपास का क्षेत्र स्पालदक्ष है, उसमें चौहान वंश की क्या है स्थापना की थी। समान चौहान वंश को क्या यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। बिजोरिया शिलालेख भीलवाड़ा के अनुसार सांबर के निर्माता कौन से आते हैं? वासुदेव। लेकिन वास्तविक ऐसे नहीं, ये कृत्रिम झील मानी जाती है। सांबर झील किस प्रकार की है? एक कृत्रिम झील है। लेकिन बिजोरिया शिलालेख क्या कहता है कि वासुदेव के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया है। इसमें शाकंभरी माता का मंदिर भी इनके द्वारा बनाया गया है। सांबर में अगर हम बात करते हैं एक क्षेत्र है, वहां पर क्या शाकंभरी माता का मंदिर किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा बनाया गया। तो 551 ईस्वी में वासुदेव एक आदि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इनके द्वारा सर्वप्रथम चौहान वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था। इसके बाद चौहान वंश के अलग अलग वृक्ष पड़े थे। नाडोल के चौहान वंश है, और अगर बात करते हैं रणथंभौर के चौहान वंश है। तो इन अलग अलग जगहों के शुरू किए हैं। अलग अलग जो चौहान वंश है वो किस प्रकार आगे बढ़ा था। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि अजमेर की शासन सत्ता है। तो 1113 में अजमेर की अगर बात करते हैं, 1113 में अजयराज ने बसाया था, अजमेर बनाया था, राजधानी है। और इन्होंने अपने और अपनी पत्नी के नाम से प्रथम बार सिक्के चलवाए थे। वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा अपने और अपनी पत्नी के नाम पर क्या सिक्के चढ़वाए गए थे? वो कौन से थे? अजयराज थे। वो कौन से आते हैं? अजयराज है। इन्हीं के द्वारा अगर हम बात करते हैं अजमेर में दुर्ग, जिसका नाम अजमेर दुर्ग है, जिसका प्राचीन नाम गढ़बिटली है। जिसका प्राचीन नाम कौन सा आता है? गढ़बिटली है। इसे नवीनतम रूप से तारागढ़ कहा जाता है। और ये मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया की पत्नी की याद में, उनकी पत्नी के लिए उन्होंने क्या मरम्मत करवाई थी इस दुर्ग की, तो इसलिए क्या अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम क्या रखते थे? तारागढ़ रखते थे। विशव हेबर्ट ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई। इसके बाद हमने देखा था कि अजमेर में आरपीसी का भवन है, वो कहाँ पर है? घुंगरू घाटी में। घुंगरू घाटी में है आरपीसी। कभी आप आए होंगे या भविष्य में आना होगा तो देखिएगा दो पहाड़ियों के मध्य में आरपीसी का भवन बना हुआ है। तो ये कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। और कौन सी जगह पर है? घुंगरू घाटी में। आरपीसी की साइड होती है तो उसमें क्या घुंगरू घाटी की बनी बात है कि इस स्थान पर क्या है? आरपीसी का भवन बना हुआ है। ठीक है, संघ लोक सभा है, जहीं आरपीसी के आरएस के एमपी होते हैं, उनके मेन शाखा यहीं पर बुलवाए जाते हैं। कमेटियां होती है, वहां पर क्या इंटरव्यू लिए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि 1113 के बाद में 1133 में अजमेर के शासक आते अनुराज जी, जिन्हें प्यार से आना जी कहा जाता है। जिन्हें प्यार से किस नाम से जानते हैं? आना जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आना सागर झील बनाई थी। पुष्कर अजमेर में इनके द्वारा आना सागर झील बनाई गई थी। और इसी झील के किनारे जहांगीर व शाहजहां के द्वारा दौलत बाग है, सुभाष उद्यान है, व 12 दरी का निर्माण किया गया था। शाहजहां ने क्या 12 दरी है, 12 दरियों की संख्या पूछेंगे तो वो कितनी आती है? 5 आएगी। और अगर हम बात करते हैं सुभाष उद्यान और दौलत बाग बनाने वाले शासक कौन से थे? जहांगीर। ये दोनों ही क्या थे? मुगल बादशाह थे। दोनों ही मुगल बादशाह थे, लेकिन दोनों की माताएं क्या थी? राजपूत थी। दोनों की माताएं क्या थी? राजपूत थी। इन्हें अनुराज के द्वारा ब्रह्म मंदिर का निर्माण करवाया था अजमेर में। जो अनुराज थे इनके द्वारा क्या मूर्तियां बनवाई की थी, लेकिन जो शासक है उनके द्वारा मूर्ति तोड़ाने के आदेश दिए थे। और इसे अन्ना सागर झील और पुष्कर झील में क्या है? इन मूर्तियों को तोड़कर फेंक दिया जाता था। इन मूर्तियों को क्या है? फेंक दिया जाता था। इसके बाद हमने पढ़ा था अगले शासक आते हैं विग्रह चतुर्थ, जिन्हें प्यार से विशल देव भी कहा जाता है। जिन्हें प्यार से किस नाम से जाना जाता है? विशल देव है। ये स्वयं क्या थे? कवि थे। तो इन्हें कवि बांधव है और कांट कंठाभरण की उपाधि प्रदान की। स्वयं एक कविता लिखी थी इनके द्वारा, जिसका नाम क्या? हरिकेली। हरिकेली नाम से एक नाटक लिखते हैं जिसमें इनके बहुत ही अच्छा विस्तृत वर्णन किया गया है। ये विद्वान थे तो विद्वानों के आश्रित आते थे। इनके दरबार में दो जो विद्वान हैं वो रहते हैं, नरपति नाल है और ललित विग्रहराज है। ये क्या है? इसके दरबार में है, सोमेश्वर है इस नाम से क्या इनके दरबार में क्या है? रहते हैं। इस दरबार में क्या है? वो कार्य करते हैं। तो ये शासन सत्ता को क्या है? विद्वानों के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा विशलपुर बांध बनाया गया था, जो टोंक में स्थित है। विशलपुर बांध है, इसे अजमेर, जयपुर और टोंक की जनता है आज भी पानी पीने के लिए क्या उपयोग में लेती है। इनके द्वारा अपनी राजधानी इसका क्षेत्र था उसको आगे बढ़ाया था। और ये क्या है? अपने क्षेत्र विस्तार के लिए दिल्ली के तोमरों से भी क्या भिड़ जाते हैं और सतीश तोमर को पराजित कर अपना जो साम्राज्य है वो अजमेर से दिल्ली की ओर क्या है? विस्तारित करते हैं। दिल्ली से लेकर क्या है? अजमेर की ओर क्या है? अजमेर से दिल्ली की ओर विस्तारित करते हैं और बढ़ाने का कार्य करते हैं।
ये हर क्षेत्र में अग्रणी रहे थे, इसलिए इनका काल चौहानों का स्वर्णिम युग या क्या कहलाता है, क्लासिक युग के नाम से जाना जाता है। किसे? विग्रहराज चतुर्थ या विष्णुदेव। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगले शासक आते हैं सोमेश्वर। अगले शासक कौन से आते हैं? सोमेश्वर है। 1177 से 1192 तक है शासक आते हैं सोमेश्वर। तो पृथ्वीराज जो द्वितीय थे, पृथ्वीराज द्वितीय थे, उनकी संतान न होने के कारण, पृथ्वीराज द्वितीय थे, उनकी किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं हुई थी, तो निसंतान होने के कारण ये अपने चाचा सोमेश्वर को अजमेर का शासक बनाते हैं। तो कौन से आते हैं? सोमेश्वर है। कौन से शासक बढ़ेंगे? सोमेश्वर है। इनकी अगर हम बात करते हैं तो 1169 से लेकर 1177 है। सॉरी, मैंने 1177 से 92 बोला, लेकिन ये 1169 से 1177 के बीच में तो शासक बनते हैं अजमेर के अगले सोमेश्वर है। 1169 से लेकर 1177 तक, 1169 से लेकर 1177 तक अजमेर के शासक बनते हैं सोमेश्वर। ये सोमेश्वर कौन थे? तो ये हमारे पृथ्वीराज जो द्वितीय होते हैं उनके चाचा जी थे। पृथ्वीराज द्वितीय किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी, नई संतान होने के कारण ये क्या अपनी शासन सत्ता है किसी अपने वंश के व्यक्ति को देंगे। तो इन्होंने अपने चाचा जी को देखा, चाचा जी ने कहा हाँ हम संभाल लेंगे, मैं शासन सत्ता को संभाल लूंगा। तो सोमेश्वर को शासक बनाया गया था। अजमेर का शासक किसे बनाया गया था? सोमेश्वर को है। ये सोमेश्वर कौन है? ये अर्णोराज जी का पुत्र है और विग्रहराज चतुर्थ का छोटा भाई। विग्रहराज चतुर्थ पढ़ा था हमने, उनका क्या है? छोटा भाई है और अर्णोराज जी का क्या है? पुत्र है। ये यहाँ पर सत्ता में आते हैं और यहाँ से क्या शासन सत्ता को आगे बढ़ाते हैं। तो 1169 से लेकर 1177 तक शासक रहते हैं सोमेश्वर। ये एक ही कार्य करते हैं, इनके द्वारा एक तो अपने नाम से, ये अपने नाम से क्या मूर्तियां बनवाई जाती है, अपने नाम से क्या है? मूर्तियां बनवाई जाती है। अर्णोराज जी थे और सोमेश्वर है, ये मुख्य कार्य क्या करते हैं? अपने नाम से मूर्तियां बनवाते हैं, अपने नाम से और अपने पिताजी के नाम पर क्या है? मूर्तियां का निर्माण करवाया गया था। और इनके द्वारा कर्पूरी देवी से विवाह किया गया था। राजकुमारी कौन सी आती है? कल कोचरी की राजकुमारी है जिसका नाम क्या? कर्पूरी देवी है, उनसे विवाह किया था, शादी संबंध स्थापित किए थे। तो सोमेश्वर की अगर हम बात करते हैं, अर्णोराज की मूर्तियां बनवाई, वे स्वयं की मूर्तियां अर्णोराज की मूर्तियां बनवाई, स्वयं की मूर्तियां स्थापित करता है। वह कल्पकुचरी की राजकुमारी थी जिसका नाम क्या है? कर्पूरी देवी है। राजकुमारी कर्पूरी देवी से विवाह किया। राजकुमारी कर्पूरी देवी से विवाह करते हैं। इसके बाद ये बहुत ही छोटी सी समय में 1169 से 1177 तक है, लेकिन 1177 में इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। 1177 में बहुत ही 77 से लेकर 77 तक कितने 7-8 वर्ष रहे। यहाँ की शासन सत्ता की अगर बात करते हैं तो 8 वर्ष रहे, लेकिन अचानक इनकी क्या मृत्यु हो जाती है। किसी कारणवश से इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनको अपना क्या है ये पद ये छोड़ दी थी। मृत्यु हो जाती है तो पद छोड़ना पड़ता है, मृत्यु हो गई तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, पद की क्या बात है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी शासन सत्ता को आगे चलाने का कार्य करते हैं इनके पुत्र है पृथ्वीराज तृतीय, जो चौहान वंश का, अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक था। चौहान वंश के लिए अंतिम शासक कौन सा आता है? पृथ्वीराज तृतीय है। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम और प्रतापी शासक कौन सा आता है? पृथ्वीराज तृतीय है। वो शासन सत्ता में आते हैं। 77 में है। कोई किसी प्रकार का ये नहीं था कि पुत्र को बनाऊंगा शासक, किसी प्रकार का बहुत ही छोटी सी उम्र थी इनकी, क्या बहुत ही छोटी सी उम्र थी, तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद शासक बनाते हैं पृथ्वीराज तृतीय को। तो पृथ्वीराज तृतीय भी बहुत ही छोटी सी उम्र में शासन सत्ता में स्थापित होते हैं। पृथ्वीराज अजमेर के अगले शासक कौन से आते हैं? पृथ्वीराज तृतीय। इनका अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं 1177 से लेकर 1192 ईस्वी में। 1177 में सोमेश्वर की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण शासन सत्ता के अगले शासक बनते हैं पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज क्या है? तृतीय है। ये अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज तृतीय जो है चौहान वंश की, पहला तो पॉइंट क्या है? चौहान वंश की अंतिम प्रतापी शासक है।
अंतम प्रतापी शासक है। इन्हें दल पुंगव व राय पिथोरा की उपाधि दी गई है। इन्हें क्या कहा गया है? दल पुंगल है, और अगर हम बात करते हैं राय पिथोरा की उपाधि दी गई है। तो पृथ्वीराज तृतीय को एक तो क्या कहा जाता है? दल पुंगव है, दल को जीतने वाला लगातार है, और दूसरा राय पिथोरा है, राय पिथोरा है। तो पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 में शासक बनते हैं, जो अजमेर के या चौहान वंश के अंतिम प्रतापी शासक माने जाते हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं, इन्हें राय पिथोरा या दल पुंगल की उपाधि दी गई है। इनका पृथ्वीराज तृतीय का जन्म की अगर बात करते हैं, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म की अगर हम बात करते हैं, तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? गुजरात में होता है। अहिल पाटन क्षेत्र है, वहां पर इनका जन्म होता है। तो पूछते नहीं है ज्यादातर, लेकिन देख लेते हैं कि इनका जन्म का है, जन्म स्थान कौन सा आता है? जन्म स्थान अहिल पाटन, गुजरात। अहिल पाटन गुजरात में इनका जन्म होता है। तो पृथ्वीराज तृतीय 70 से 92 तक शासक बनते हैं। इन्हें राय पिथोरा या दलपुंगव की उपाधि दी गई है। इनकी अगर बात करते हैं, तो अहिल पाटन में इनका जन्म होता है। अहिल पाटन का है, गुजरात में इनका क्या है? जन्म होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि इनका जन्म जो था 1166 ईस्वी में, 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में एक कहावत है, इनके बारे में क्या है? एक कहावत है कि यह मात्र 13 वर्ष की आयु में, मात्र क्या है? 13 वर्ष की आयु में शासक बन जाते हैं। मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्हें क्या शासन सत्ता संभालनी पड़ती है, क्योंकि अचानक सुमेशवर की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के कारण क्या है? ये अचानक से क्या इस शासन सत्ता पर क्या है? काबिज होते हैं, और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इस वंश परंपरा को क्या है? आगे बढ़ाते हैं। तो 13 वर्ष में ही आप देखिए, आप सोचिएगा कि कोई बालक है और 13 वर्ष का है, तो किसी भी राज्य का या किसी भी कोई सत्ता है, उसको किस प्रकार आगे बढ़ा सकता है? तो वो आप आगे नहीं बढ़ा पाएगा, तो वो आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए इसकी संस्था बनाई गई थी, इसकी माँ। संस्था कौन बनी थी? इसकी माँ बनती है कर्पूरी देवी है। तो इसकी संस्था बनती है इसकी कर्पूरी देवी है। तो 13 वर्ष की आयु में ये शासक बन जाता है। आयु में क्या शासन बना था? तो बहुत ही छोटी उम्र थी, इसलिए संस्था किसको बनाया गया था? इनकी माता जी को संस्था बनी थी कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी। तो 13 वर्ष की शासन में, शासन सत्ता में स्थापित हो जाने के कारण क्या है? इनकी माता जी को संस्था बनाया गया था, वो कौन सी थी? कर्पूरी देवी थी। इनकी अगर हम बात करते हैं, इनका सेनापति कौन सा था? भुवनपाल है। इनका सेनापति का क्या नाम है? भुवनपाल है, भुवनपाल था। प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय का जो सेनापति था वो मुख्य रूप से कौन था? तो वो अपना कौन सा आता है? भुवनपाल इनके मुख्य सेनापति थे। और प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं, इनका प्रधानमंत्री कौन सा था? केमास या केमवास के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री कौन सा था? केमास। प्रधानमंत्री का कौन सा था? केमास है। पृथ्वीराज तृतीय छोटी उम्र में शासक बनने के कारण इसकी संस्था कर्पूरी देवी को बनाया गया था। और सेनापति की अगर हम बात करते हैं तो भुवनपाल थे, और पृथ्वीराज की अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री केमास थे। और इनके भाई का नाम की अगर हम बात करते हैं तो हरिराज थे। इनके भाई का नाम क्या है? हरिराज, हरिराज। तो 1177 से 1192 तक ये शासन को आगे बढ़ाते हैं। अंतिम प्रतापी राजक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे, इन्होंने क्या है? जितने भी युद्ध लड़े थे, इन सभी युद्धों में इनके द्वारा क्या है? विजय घोषित किया गया था। ये क्या है? हमेशा विजयी रहे थे, इसलिए इन्हें दलपुंगम या राय पिथोरा की उपाधि दी गई थी। और इन्हें अंतिम प्रतापी शासक के नाम से जाना जाता है। अंतिम क्या है? प्रतापी शासक के नाम से जाना जाता है। तो ये सेनापति शासक बनते हैं, शासक बने 77वीं। और संस्था इनकी कौन सी बनती है? इनकी माँ संस्था माता जी बने थे इनकी। इनका नाम क्या है? कर्पूरी देवी, कर्पूरी
देवी। तो अब कर्पूरी देवी है, ये क्या है, शासन सत्ता को आगे बढ़े किसी प्रकार से। इनका बेटा तो काम करने के लिए छोटा है, उम्र नहीं है, तो उनको कार्य उनको देखना होगा, माता जी को देखना हो। तो उन्होंने क्या दिग्विजय थे, गुजरात के शासक थे, दिग्विजय है, उनकी नीति को अपनाया और अड़ोसी पड़ोसी को क्या अपने अधीनता स्वीकार करना था। किसी प्रकार से क्या ये इनको दिग्विजय की नीति अपनाई थी और अड़ोसी पड़ोसी को पराजित कर करके इनकी अधीनता स्वीकार करना था। यानी कभी किसी का साथ दिया, कभी किसी का साथ दिया, इस प्रकार यह साथ लेकर अड़ोसी पड़ोसी को अपने अधीनता स्वीकार कराते थे, अपने में क्या शामिल करवाते थे। इसके बाद में जैसे ये बड़े होते हैं, पृथ्वीराज तृतीय जैसे ही बड़े होते हैं तो उन्होंने 1182 में पिहोबा के युद्ध, इसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय है, बड़े होते हैं, इनके द्वारा 1182 में पिहोबा के युद्ध में परमर्दिदेव चंदेल को पराजित किया था। पिहोबा का युद्ध होता है जिसमें परमर्दिदेव को पराजित करते हैं, परमर्दिदेव को पराजित करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक को पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा 1182 में पराजित किया गया था, वो कौन से आते हैं, परमर्दिदेव चंदेल को पराजित किया गया था। ये ऐसा युद्ध था, परमल 1182 का युद्ध जो है ये किस प्रकार का है, एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध था, रात्रिकालीन युद्ध संघर्ष की अगर हम बात करते हैं, किसी प्रकार के संघर्ष में आपस में होते हैं शासक सत्ता को लेकर, तो जिन युद्ध हुए हैं उन युद्धों में एकमात्र ऐसा रात्रिकालीन युद्ध था। यानी चौहान और चंदेल, राजस्थान का एकमात्र है, चौहान और चंदेलों के बीच में एकमात्र लड़ा गया रात्रिकालीन युद्ध था। तो प्रश्न पूछा जाता है चौहान है और कौन सा आता है चंदेल, कि वह कौन सा युद्ध है जो रात्रिकालीन लड़ा गया था। तो कौन सा आता है, चौहान व चंदेलों के बीच में है। और पूछा जाता है युद्ध का नाम, वो कौन सा आता है, पिहोबा का युद्ध है। और शासक कौन से आते हैं, परमर्दिदेव चंदेल है। इसके बाद में ये आगे बढ़ते हैं और पृथ्वीराज जो तृतीय होते हैं, ये गुजरात के जो शासक थे, गुजरात के शासक से अधीनता स्वीकार कराते हैं। गुजरात के शासक हुए थे जिसका नाम है भीमसेकन है, भीमसेकन को पराजित किया था। इसके बाद में गुजरात के शासक भीमसेकन को पराजित किया। तो ये क्या है, दिग्विजय की नीति, मां को देख करके ये दिग्विजय की नीति को अपनाता है कि अड़ोसी पड़ोसी को किसी प्रकार अधीनता स्वीकार करना है। तो पहले तो 1182 में ये किससे लड़ जाते हैं, चंदेल शासक है, परमदेव चंदेल से लड़ जाते हैं, उनको अधीनता स्वीकार कराते हैं। फिर गुजरात के भीमसेकन को पराजित कराते हैं और अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया था। इन्होंने क्या अपने इनका चचेरा भाई था नागार्जुन को पराजित किया था। 1100 अगर हम बात करते हैं गुड़गांव में युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध कौन सा है, गुड़गांव में लड़ते हैं और 1178 में है। इसमें तीसरा पॉइंट देंगे, अपने चचेरे भाई नागार्जुन, अपने चचेरे भाई नागार्जुन को 1178 में गुड़गांव के मैदान में पराजित किया था। तो पहला कौन सा आता है, परमर्दिदेव चंदेल को पराजित करते हैं। दूसरा भीमसेकन को, गुजरात के शासक को पराजित करते हैं। तीसरा अपने चचेरे भाई नागार्जुन को गुजरात के युद्ध में पराजित करते हैं, 1178 में लड़ा गया था। इसके बाद में क्या है, इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय है। पृथ्वीराज तृतीय की अगर बात करते हैं तो शोभिता को, पृथ्वीराज तृतीय है, इनके द्वारा शोभिता को उठा दिया गया था। कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, उनको क्या है, शोभिता को उठा दिया गया था। इसके बाद देखेंगे जयचंद गढ़वाल की पुत्री क्या नाम है, शोभिता है। पृथ्वीराज तृतीय हमने फिल्म देखी, उसमें क्या शोभिता को उठा लिया था। पृथ्वीराज अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जयचंद गढ़वाल की पुत्री शोभिता को उठा लिया गया था। ये कहाँ के शासक थे, कन्नौज के शासक थे। तो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री को शोभिता को उठा लिया गया था। और किस प्रकार के हैं, ये उनसे शादी करते हैं, सामने वर खड़े थे, वो उनके गले में माला नहीं डालते थे, इसके पृथ्वीराज तृतीय गले में माला डालती है और शोभिता के वहां से भाग जाती है। तो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री शोभिता को वहां से भगाकर उठाकर ले आए थे, ठीक है, स्वयंवर से। वहां स्वयंवर चल रहा था, सारे चारों तरफ क्या है, वर उनके द्वारा क्या बुलवाए गए कि शोभिता जिसको भी पसंद करेगी उसके गले में अपने आप के माला डालेगी। शोभिता ने क्या किसी को पसंद नहीं किया। पृथ्वीराज तृतीय वहां पर पहुंच जाते हैं, घोड़ा लेकर है, वो उन्हें पसंद करती है और उनके गले में क्या वरमाला डालती है। तो ये कौन से थे, कन्नौज के शासक पृथ्वीराज जो थे, ये जयचंद गढ़वाल की पुत्री शोभिता को क्या वहां से उठाकर लाए थे। इस प्रकार का है, ये अपने जो शासन है उसको आगे बढ़ाते हैं, अपने शासन को क्या आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद ये जो थे बाद में
भारत में जो है खतरे के बादल मंडरा रहे थे, किसके कारण? मोहम्मद गोरी के कारण। एक आता है मोहम्मद गोरी के साथ के पृथ्वीराज तृतीय युद्ध लड़ते, तराइन का युद्ध हमने देखा है। तो ये कब लड़ा गया था? तो भारत में जैसे ही मोहम्मद गोरी की एंट्री होती है तो भारत में खतरे के बादल मंडरा रहे थे मोहम्मद गोरी के काल में। मोहम्मद गोरी क्या भारत में आता है और उसका आते ही के मुख्य कार्य क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गोरी जैसे ही भारत में आता है उसका मेन उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना है। भारत में क्या करना है? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना है। तो इसमें आगे बढ़ेंगे हम। तराइन का प्रथम युद्ध है, द्वितीय युद्ध है, तो किस प्रकार है? तो मोहम्मद गोरी को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में क्या युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें आगे लिखेंगे कि मोहम्मद गोरी के काल में भारत में खतरे के बादल मंडरा रहे थे। प्रश्न पूछा जाता है कि किसके आगमन से भारत में खतरे के जो बादल थे वो मंडरा रहे थे? तो बादल जो है वो किसके आगमन से आते हैं? मोहम्मद गोरी के हैं। मोहम्मद गोरी का मुख्य कार्य क्या था? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय समकालीन थे, तो पृथ्वीराज तृतीय है वो पहले मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध लड़ते हैं, फिर दोबारा इनका आपस में क्या है युद्ध होता है। तो जब तक पृथ्वीराज तृतीय के वश में था तब तक क्या है इनको यहाँ पर क्या साम्राज्य स्थापित नहीं करने दिया। लेकिन किसी कारणवश से अगर वो हार जाते हैं तो फिर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो हमने क्या देखा कि पहले तो शासक बनते हैं सुमेश्वर कौन से थे? पृथ्वीराज तृतीय के चचेरे भाई। पृथ्वीराज जो द्वितीय थे उनके चाचा जी है और अनुराज के पुत्र है। अनुराज के पुत्र है और क्या विद्या चतुर्थ क्या है भाई है। उनके द्वारा जो अजमेर के चौहान वंश को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनके शासक बनते हैं उनके बेटे, जिनका नाम क्या? पृथ्वीराज तृतीय है। इनका पृथ्वीराज जो तृतीय है ये बहुत ही छोटी उम्र में शासक बन जाते हैं। बहुत ही छोटी सी उम्र में 11 वर्ष के शासक में क्या 11 वर्ष की उम्र में शासक बन जाते हैं। तो 11 वर्ष में शासक बनने के कारण ये क्या है किसी प्रकार का काम स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए इनकी संस्था बनी थी। इनकी माता जी जिनका नाम क्या कर्पूरी देवी है वो आगे बढ़ाती है। तो ये क्या है इनकी माता जी है, उन्होंने दिग्विजय की नीति को बनाया था, यानी अड़ोसी पड़ोसी किसी प्रकार का अधीनता स्वीकार करना। तो ये अपनी माता के क्रम पर चलते हैं, तो आगे क्या है सभी को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इनकी अगर हम बात करते हैं तो 1182 यहोवा के युद्ध में परमर्दे चंदेल को पराजित किया था। और इसके बाद की हम बात करते हैं गुजरात के शासक भीम सेकंड को पराजित किया था। और इसके बाद अपने चचेरे भाई 1177 में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को गुड़गांव के युद्ध में क्या पराजित किया था। और जो अगर हम बात करते हैं जयचंद, कनौज के शासक जयचंद भेड़वा की पुत्री शौकिता को स्वयंवर से उठाकर ले आए थे। एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध कौन सा आता है? यहोवा का युद्ध है, एकमात्र चौहान और चंदेल के बीच में चलने वाला रात्रिकालीन युद्ध। तो इसके बाद थोड़ा और रह गया है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आगे थोड़ा सा रहेंगे, उसके बारे में डिटेल से कल पढ़ेंगे। आज थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा, तो कल के धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।